घर के काम के चक्कर में जरा भी खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही मैं। सुबह का नाश्ता होता है 12 बजे, रात का खाना रात के 12 बजे। ऐसे में तो पेट बाहर आएगा ही। जीरा, मेथी, हल्दी, अजवाइन वाला गर्म पानी लेकर निष्मा बालकनी में आकर सुबह की ताजी धूप लेने बैठ जाती है। वो पहली चुस्की भरती है कि मेहुल उसे बुलाने आ जाता है। चाची, मेरी ड्राइंग कॉपी नहीं मिल रही है, कहाँ गुम हो गई होगी? इस वीक में तीसरी ड्राइंग कॉपी खोई है तुमने मेहुल। अब तुम बच्ची नहीं हो, सेकंड स्टैंडर्ड में आ गए हो। अपनी चीजों का खुद ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। जाओ जाकर देखो, तुम्हारे बैग में ही रखी होगी ड्राइंग कॉपी, नहीं तो किनारे से सरक कर बिस्तर के नीचे चली गई होगी। निष्मा फिर से अपना मन शांत करके दूसरा घूंट लेने ही जाती है कि मेहुल फिर से उसके पास आता है और उसका पल्लू खींचते हुए कहता है, चाची बुआ आपको बुला रही है। 2 मिनट शांति से बैठकर गर्म पानी का घूंट भी नहीं ले सकता आदमी इस घर में। तुम देख रहे हो ना मेहुल कि चाची गर्म पानी पी रही है, तुमने बुआ को बोला क्यों नहीं कि चाची बिजी है? गुस्से में निष्मा गर्म पानी की ग्लास को वॉश बेसिन में बहाकर नल चालू कर देती है। लो, बह गई मेरी खुशियां। बड़ा सोचा था डाइट करूंगी, खुद की सोच ही नहीं सकता आदमी इस घर में। फिर मम्मी जी कहती है अनुराग का ध्यान यहाँ वहां ना भटक जाए, ध्यान रखा करो। अरे क्यों ध्यान दो, खुद पर तो ध्यान नहीं दे पा रही हो, पति पर कैसे ध्यान दो? मेहुल अपने कमरे में जाता है और ड्राइंग कॉपी ढूंढने के लिए बिस्तर के नीचे घुसता है, जहां एक चूहे को देखकर डर जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर नैना अपनी सास को नेश्मा की चुगली लगा देती है और सुबह सुबह लग जाती है नेश्मा की क्लास। अरे नेश्मा बहू कहाँ हो, बाहर आओ। कहाँ हो सकती है नेश्मा रसोई के अलावा? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कोई काम छोड़े ये लोग तब तो बैठे ना नेश्मा। आती हूँ मम्मी जी। अपने एक हाथ में चिमटा लिए नेश्मा हड़बड़ाती हुई रसोई से बाहर आती है। मेरे पोते को सुबह सुबह रुला दिया तुमने। वो तो अच्छा हुआ कि मेहुल ने चूहे को पहले से देख लिया था तो बिस्तर के नीचे से बाहर आ गया। अगर डर से उसका सर बिस्तर के निचले हिस्से से टकरा जाता तो क्या होता, भागा दौड़ी मच जाती सुबह सुबह। और फिर मैं जैसे इसे छोड़ ही देती। देख रहे हैं ना पापा जी, जिस दिन से पथरी का ऑपरेशन कराया मैंने उस दिन से दुर्दशा कर दी इस लड़की ने मेरे मेहुल की। ड्राइंग कॉपी बिस्तर के नीचे सरक जाती है बच्चे से, अब स्टिचेस वाला पेट लिए मैं बिस्तर के नीचे घुसकर उसकी ड्राइंग कॉपी तो निकाल नहीं सकती। चाची लगती है ये इतना तो कर ही सकती है। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। भूल गई नेश्मा, जब तुम्हें टाइफाइड हुआ था कैसे भाभी तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी, और आज जब उनका ऑपरेशन हुआ है तो तुम 2 काम करने में भी ड्रामे कर रही हो। अभी तो तुम्हारा खुद का कोई बच्चा नहीं है बहू, हो सकता है मेहुल को अपना बच्चा मानकर प्यार करने से भगवान तुम्हारी गोद भर दे, पर नहीं, तुम तो ये जताने में लगी हो कि मेहुल तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। अब तुम्हारी जेठानी का मन आज कुछ मीठा खाने का कर रहा था। नाश्ता तैयार हो गया हो तो कुछ मीठा भी बना लो। कभी कभी ना मुझे लगता है ये लोग जानबूझ के मुझसे नाराज होते हैं ताकि अपनी नाराजगी दूर करवाने के लिए मुझसे कोई नई डिश बनवा सके। हद है सच में। निष्मा किचन में जाती है और नाश्ते के आधे काम को आगे बढ़ाने में लग जाती है। आलू दम की सब्जी और पराठे तैयार थे, साथ में निष्मा दाल का हलवा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। क्या भाभी आप बिना घूम फिर कर सिर्फ एक सब्जी बनाकर परोस देती हो? जब बड़ी भाभी किचन संभालती थी ना तो कम से कम 3-3 सब्जियां बनती थी। क्यों भाभी? अरे मत बोलना शिल्पी, वरना तेरी छोटी भाभी को लगेगा मैं तेरे कान भर रही हूँ। पर नाश्ते में सिर्फ एक सब्जी के साथ कुछ और तो बनाया करो बहू। कल आलू गोभी की सब्जी के साथ बेसन वाली मोटी मिर्च छौंकी थी और धनिया की चटनी भी बनाई थी पापा जी, पर वो चटनी और मिर्ची किसी ने नहीं खाई तो एक्स्ट्रा सब्जी बनाने का क्या फायदा। फिर से खाना बर्बाद ना हो जाए ये सोचकर मैंने सब्जी नहीं बनाई। ऊपर से कुछ दिनों से ठंड अचानक कितनी बढ़ गई है, इतनी सुबह सुबह उठा नहीं जाता। बात तो नगमा की सही थी, ठंड के मौसम में 5 बजे उठना शरीर को गंवारा नहीं होता, और वो भी तब जब घर के इतने काम सल्टाने के बाद आपको बिस्तर नसीब हुई हो। ये तो किस्मत है मेरी, खुद नाश्ता करने के पहले ही प्लेट धोनी पड़ती है। इतना तो मम्मी जी कर ही सकती है, 2 बर्तन धोने में कितना ही वक्त लग जाएगा उनका। भाभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, जरा टिफिन पैक कर दो। पर आज तो आपको कॉलेज नहीं जाना था ना दीदी। मम्मी से शिकायत करूंगी मैं आपकी। अरे भाई जब सामने से कह रही हूँ टिफिन बनाओ तो कॉलेज है या नहीं इससे क्या मतलब? अब खाना बनाना भी नहीं चाहती क्या आप? एनीवेज जब तक मैं रेडी होती हूँ तब तक नूडल्स बनाकर मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं ग्रुप स्टडीज के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। निष्मा का नाश्ता ठंडा हुआ जा रहा था, पर ननद का आदेश था, पूरा करना था।
अपनी ननद को टिफिन देकर विदा करने के बाद नेश्मा नाश्ता करने बैठती है कि दरवाजे से उसकी सहेली कम पड़ोसन ज्योति अंदर आती है। सर पर टोपी, ऊपर कार्डिगन और हाथों में ग्लव्स पहनने के बाद भी ज्योति ठंड से कांप रही थी। तो पागल वागल है क्या बहन? सर्दी का मौसम है, या मुंह से धुआं निकलना बंद नहीं हो रहा और तू बिना स्वेटर के बैठी हुई है। काम खत्म हो तब तो आदमी 10 मिनट बैठे और तब जाकर ठंड महसूस हो। जो 24 घंटे यहाँ से वहां भाग रहा, उसे क्या ही ठंड लगेगी ज्योति? ठंड के दिनों में तो काम और कम हो जाता है। तू ऐसा क्या काम कर रही है? तो पागल वागल है क्या ज्योति? ठंड के दिनों में तो सभी को और भूख लगती है। हर समय अलग अलग डिशेस बनाओ। किसी को नूडल्स खानी है, किसी को चावल, किसी को हलवा खाना है, किसी को भेलपूरी। कपड़े धोकर छत पर सुखाकर नीचे लेकर आओ, आयरन करके रखो। जिठानी के बच्चे से अगर पेंसिल भी खो जाए ना, तो उसे बिस्तर के नीचे घुस कर ढूंढो। अरे यार, तुम तो सारे कामों को अलग अलग वक्त दोगी तो 24 घंटे निकल जाएंगे। अरे 3-4 काम एक साथ करना शुरू कर देना। मैं तो यही करती हूँ। शाम के 7 बजे अपनी जेठानी के कमरे में बैठी हुई नेश्मा मेहुल को पढ़ाते हुए कपड़े लपेट रही थी कि तभी उसका जेठ संजय कमरे में आता है। चाची से पढ़ रहे हो मेहुल? क्या बात है? अरे नैना, जरा कपड़े निकाल कर दे, मैं चेंज कर लूं। हॉल में बैठी नैना आराम से टीवी देख रही थी। अपने पति की आवाज सुनकर नैना टीवी का वॉल्यूम जरा कम करके कहती है, तुम्हारे भैया कुछ कह रहे हैं नेश्मा, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? कपड़े तुम ही लपेट रही हो ना? कपड़े निकाल कर दे दो अपने भैया को। अब बहुत हुआ, बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा हो गया। अब मैं दिखाती हूँ इन लोगों को। मशीन समझ रखा है ना इन लोगों ने मुझे, तो अब मैं मशीन बनकर ही दिखाऊंगी। अगली सुबह मेहुल को स्कूल के लिए तैयार करने नेश्मा उसके कमरे में जाती है। हमेशा की तरह आज भी मेहुल का बॉक्स बिस्तर के नीचे था। चाची तुम्हारी मदद करती है ना मेहुल? चलो अब तुम भी जरा चाची की मदद कर दो। एक हाथ में सब्जियों से भरा परात और दूसरे में इलेक्ट्रिक हीटर लेकर नेश्मा मेहुल के कमरे में आती है। पीछे पीछे मेहुल दूध का पतीला लिए एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह अपनी चाची को फॉलो करता हुआ कमरे में आता है। ठीक है मेहुल, अब तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, तुम कपड़े बदलो, तब तक मैं बिस्तर के नीचे जाकर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट और बॉक्स ढूंढ कर लाती हूँ। और आप सोच भी नहीं सकते नेश्मा क्या करती है। दूध का पतीला, इलेक्ट्रिक केटल, सारी सब्जियां, चीनी, चाय पत्ती सब लेकर नेश्मा बिस्तर के नीचे चली जाती है। सुषमा जी, आज चाय वाय का इंतजाम नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं होगा जी इंतजाम, करवा देते हैं इंतजाम। पर आपकी बहू है कहाँ, सवेरे से कहीं दिख नहीं रही। तभी कुछ सूंघती हुई शिल्पी कमरे से बाहर आती है। ये कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना मम्मी? मुझे लगा भाभी ने कुछ जला दिया होगा, पर भाभी तो किचन में नहीं है। मेहुल के कमरे की वायरिंग में कुछ डिस्टर्बेंस थी। मैंने बोला था नेश्मा को कि चेक करवा लेना, लगता है वो भूल गई। सभी भागते हुए मेहुल के कमरे में जाते हैं। मेहुल बेटा, तू ठीक तो है ना? स्मेल तो इसी कमरे से आ रही है। संजय जी देखिए ना। घबराने की जरूरत नहीं है पापा मम्मी, मुझे पता है ये स्मेल कहां से आ रही है। मेहुल बिस्तर के नीचे इशारा करता है। बिस्तर के नीचे? बिस्तर के नीचे क्या है मेहुल? क्या नहीं, कौन? मैं हूँ बिस्तर के नीचे, सब्जियां काट रही थी। हाय राम, ये कैसी हालत बना रखी है बहू तूने अपनी, धूल मिट्टी से सनी हुई है तू तो। वही तो मम्मी जी, नहाने के बाद बिस्तर के नीचे घुसना आफत ही तो है। बड़ी धूल मिट्टी लग जाती है, फिर दोबारा नहाओ, पर उसमें टाइम भी लगता है। तब तक यहाँ सभी घोड़े पर सवार हो जाते हैं और खाना खाना, चाय चाय करने लगते हैं। इसलिए मैं सब्जी दूध सब लेकर बिस्तर के नीचे चली गई। ये तुम क्या बोल रही हो नेश्मा? ऐसी गंदगी में सब्जियां काटी है तुमने, और बिस्तर के नीचे घुसकर चाय कौन बनाता है? कुछ हो जाता तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। नहीं 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 भाभी, मेरा शरीर ना लोहे का है, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब इसके पहले आप धूल मिट्टी का कहकर मुझे झाड़ू लगाने को कहे, मैं बता देती हूँ। मैं बिस्तर के नीचे ना झाड़ू लेकर गई थी, पोछा भी लगा दिया मैंने, तो अब कोई धूल मिट्टी तो है नहीं नीचे। चाची बॉक्स। बेटा तेरा बॉक्स अगर तुझे नहीं मिला तो तू रोने लगेगा और उसके बाद 4 बातें मुझे सुनाई जाएगी। तो बॉक्स कैसे नहीं लाती मैं? ये रहा तुम्हारा बॉक्स, और ये हिंदी की कॉपी, ये भी बिस्तर के नीचे ही थी। हाँ, ये भाभी को अचानक क्या हो गया मम्मी? तू करने वाली है क्या उसकी मदद? नहीं ना, तो चुपचाप बैठ। तो चाय किधर है बहू? इलेक्ट्रिक केटल से चाय छोटे छोटे पेपर कप में डालकर नेश्मा सभी को पकड़ा दी जाती है। सभी इतने हैरान थे कि किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। कुछ देर बाद, नेश्मा मेरी शर्ट कहाँ है? मैंने कहा था शर्ट प्रेस करके रखना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। भाभी आज कॉलेज में साड़ी पहनकर जाना है मुझे, जल्दी आओ, मुझे तैयार होना है।
इतना ड्रामा कर दिया, पर इन लोगों की आंखों में जरा भी शर्म नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, शर्म की नदी में तो डुबो कर रहूंगी सभी को। मैं किचन में हूं, यहीं आ जाइए दीदी, साड़ी लेकर किचन में। लगता है ठंड के कारण भाभी के सर की नसें जम गई हैं। यहाँ कमरे में तो हीटर ऑन है, यहाँ भाभी से आया नहीं जा रहा और मुझे बुला रही है। हॉल को क्रॉस करते हुए रसोई में जाना कितना रिस्की हो सकता है मेरे लिए, ठंड कितनी है। पर ये अच्छा मौका दे दिया भाभी ने मुझे भैया से उनकी चुगली करने का। भैया कहाँ हो तुम? शिल्पी अनुराग के कमरे में जाती है और देखती है वो कंबल ओढ़े बैठा हुआ है। ऑफिस नहीं जाना है क्या भैया? ये सुबह की चाय नहीं ये हालत कर दी। ऑफिस निकलना है मुझे, पर मैडम किचन में सजी हुई है। अब शर्ट निकाल कर देगी तब तो तैयार होऊंगा मैं। अब इस ठंड में बिना शर्ट के खड़ा रहना पॉसिबल नहीं है ना, ठंड लग सकती है मुझे, इसीलिए रजाई ओढ़कर बैठा हुआ हूँ। शिल्पी फूंक से अपनी जुल्फे उड़ाती हुई किचन में जाती है और देखती है निष्मा एक तरफ स्टोव पर चढ़ी हुई सब्जी को संभाल रही है, दूसरी तरफ टेबल पर अपने पति की शर्ट प्रेस कर रही है, तीसरी तरफ मेहुल का तैयार हुआ बैग और टिफिन रखा हुआ था, और चौथी शिल्पी किचन में आ चुकी थी। मेकअप किट भी ले आओ ना दीदी, मैं पहले आपको साड़ी पहना देती हूँ, फिर मेकअप कर दूंगी। ये आप क्या बोल रही है भाभी? किचन में साड़ी? अब किचन में साड़ी पहनाएंगी मुझे? किचन में कौन तैयार होता है? वैसे तो एक इंसान इतना काम भी नहीं करता दीदी, पर मुझसे तो करवाया जा रहा है ना सारे काम। निष्मा अपनी ननद को साड़ी पहनाना शुरू करती है। शिल्पी साड़ी पहनते हुए टर्न होती है और साड़ी का पल्लू गैस के स्लैब पर रखे तेल की बर्नी के कांटेक्ट में आकर गंदा हो जाता है। वाह, साड़ी में आप कितनी प्यारी लग रही हैं। जाइए जल्दी से मम्मी जी और भाभी को दिखाकर आइए। अपने पति का शर्ट प्रेस करके निष्मा उसे मेहुल के बैग में डाल देती है और मेहुल का टिफिन उठाकर अनुराग को देने अपने कमरे में पहुंच जाती है। क्या ये? पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूं मैं, और तू ये टिफिन लेकर आई है क्यों? मेरी लक्की शर्ट मांग रहा हूँ, मेरी शर्ट कहाँ है? आप तो स्कूल जाते हैं ना, आपको शर्ट की क्या जरूरत है? ओ सॉरी, वो गलत तार जुड़ गया। आपकी शर्ट को तो रसोई में आयरन की थी मैंने, फिर कहाँ रख दी ध्यान में नहीं आ रहा। एक साथ 4-5 काम करने पड़ते ना मुझे। मम्मी जी ने कहा उनके घुटनों में दर्द है, तो लहसुन का तेल निकाल रही थी, फिर पापा जी के कोट में सलवटें आ गई थी तो उसे प्रेस किया, फिर आपका शर्ट भी आयरन कर रही थी, नाश्ते की तैयारी भी साथ में कर रही थी, फिर दीदी साड़ी लेकर आ गई तो उन्हें देर ना हो जाए इसलिए उन्हें तैयार करने में लग गई। इन सब में आपका शर्ट कहाँ चला गया याद ही नहीं आ रहा। अच्छा यही कहीं होगा, मैं अभी चेक करके आती हूँ। निष्मा अपने पति को डाउट में डालकर खुद फौरन रसोई में चली जाती है और टेबल पर एक हाथ से गीला पोछा लगाते हुए दूसरे हाथ से नाश्ते की प्लेट सजाना शुरू कर देती है। ससुराल के काम से कहीं भागना नहीं चाहिए, अगर काम ज्यादा हो तो 2-4 काम साथ में कर लो। क्यों जेठानी जी? मेहुल को तैयार कर दिया है, उसका टिफिन भी पैक कर दिया है और आज वक्त पर टेबल पर नाश्ता भी लगा दिया है। और सिर्फ एक सब्जी नहीं है पापा जी, छोले हैं, आलू मटर की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, शिमला मिर्च गाजर की सूखी सब्जी है और पराठे तो है ही। सभी नाश्ते के टेबल पर जैसे बैठते हैं, फर्श पर पोछा लगाते हुए नगमा फैन चालू कर देती है। अरे बहू, ये सर पर पंखा क्यों चालू कर दिया? बाप रे बाप! अरे बावली हो गई है क्या नगमा? ठंड लग रही है, बंद कर पंखा। क्यों मम्मी, रहने दो ना फैन ऑन। चाची मुझे तो लग रहा है मैं मनाली के बर्फीले पहाड़ की ठंडी हवा का मजा ले रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी बैठे दांत किटकिटा रहे थे कि तभी शिल्पी अपना फाइनल टचअप कर अपनी साड़ी के पल्लू में लगा हुआ तेल जमीन पर लगाती हुई सभी के सामने आती है। यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है भाभी, आप मुझे मारना चाहते हो क्या इस टाइम? क्यों ऑन कर रखा है फैन आपने? वो मेहुल को एक टॉपिक बताना बाकी था ना, तो सोचा पोछा लगाते हुए पढ़ा दूंगी। वो क्या पूछ रही है? तुम क्या कह रही हो? सुबह तुम बिस्तर के नीचे बैठी मेहुल का बॉक्स ढूंढ रही थी, अभी तुम पोछा लगाते हुए मेहुल को पढ़ा रही हो। क्या बोल रही हो तुम निष्मा? कुछ महीने पहले भाभी का ऑपरेशन हुआ था ना भैया, तो डॉक्टर ने पूरे 15 दिन रेस्ट करने को बोला था। उन्हें भले महीने से ऊपर हो चुके हैं, खैर वो बात अलग है। तो कल हमारे मेहुल को स्कूल में एक ऐसे लिखने को दिया गया था, टॉपिक था एक ही वस्तु या परिस्थिति, किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी। तो अभी पोछा लगाते हुए मैंने फैन ऑन किया। आप सभी को ठंड लगने लगी, पर मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, पसीने में लथपथ रहती हूँ, इसलिए पंखे की हवा मुझे अच्छी लग रही है। मेहुल को भी ये टूरिस्ट प्लेस का मजा दे रहा है। मतलब कोई चीज किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है और किसी के लिए बुरी भी। अपने घर वालों के दिए कोई काम को जानबूझकर निष्मा इस तरह कर रही थी कि सभी परेशान हो जाए। घर पर अपनी बहू को 4 बातें सुनाते सुनाते आज निष्मा पड़ोसन से भी उसकी चुगली कर रही थी।
मानना पड़ेगा सुषमा, घूमती फिरती रहती है तू। अरे घूम नहीं रही हूँ, मेरे पोते के स्कूल गई थी। हद करती है मेरी छोटी बहू ने। अरे मेहुल के स्कूल से कंप्लेंट आई थी, उसके बैग में अनुराग का शर्ट निकला। बोलो। वही मैं सोचूं, दिन भर ठंड से कांपने वाली सुषमा आज। अरे तू बता, 3-3 स्वेटर पहनने वाली तू आज एक स्वेटर में कैसे? मेरी बहू के कारण। ठंड के दिनों में इन बहुओं की आंख नहीं खुलती। ऐसे में ये लगाती है दिमाग और 3-4 काम एक साथ शुरू करती है। ऐसा ही मेरी बहू ने भी किया था, और 3-4 काम एक साथ करने के चक्कर में मुझे पानी की जगह अरंडी का तेल पकड़ा दिया था। बाल बाल बची मैं। बस फिर क्या, हम सब ने अपनी बहू का काम बांट लिया। अब बहू का दिमाग भी ठिकाने पर रहता है, हमारी जान भी बची रहती है और ठंड भी कम लगती है। बस फिर क्या था, अपनी जान को बचाते हुए सभी नेशमा का काम बांट लेते हैं। ठंड से उन्हें बचने में काफी फायदा होता है, और क्योंकि काम करने के कारण उनके शरीर में गर्माहट बनी रहने लगी, तो नेशमा को भी आराम हो गया। आरिफ, ये सब क्या है? तुम रविवार के दिन भी काम पर जा रहे हो? कम से कम परिवार का दिन तो मेरे लिए निकाल कर रखा करो। कैसी बात कर रही हो अर्पिता? अभी तो मैंने शुक्रवार को छुट्टी की थी, तो तब तुमने नहीं बोला कि मैं छुट्टी क्यों कर रहा हूँ। तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर घूमने के लिए लेकर गया था। कैसे बात कर रहे हो? मायके लेकर जाना घूमना नहीं होता है। तुम्हें याद है तुम मुझे आखिरी बार कब घूमने लेकर गए थे? अरे मेरी माँ, तुम्हें घुमाने तो लेकर जाता हूँ। कुछ दिन पहले ही तो हम लेटेस्ट मूवी देख कर आए थे, और फिर मैंने तुम्हें बाहर डिनर भी कराया था, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें घूमने के लिए नहीं लेकर जाता। अगर तुम मुझे 2-3 घंटे के लिए बाहर कोई मूवी या फिर खाने पर लेकर जाते हो, उसे घूमना नहीं कहते। तुम मुझे सिर्फ एक ही जगह घुमाते हो, और उसके अलावा तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। अब बहुत बहस हो गई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम तो हर महीने की 10 तारीख को तनख्वाह मांगने लगती हो। ये भी नहीं सोचती कि तनख्वाह कमाने के लिए ऑफिस में जाकर मेहनत करनी पड़ती है। बाय, मैं जा रहा हूँ। आरिफ ये बोलकर काम पर चला जाता है और अर्पिता गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ऐसे ही दोनों के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन अर्पिता रसोई में खाना बना रही होती है, और तभी उसकी सास रोशनी वहां आकर कहती है, अरे बहू, आज खाने में क्या बना रही है? कुछ बढ़िया सा बना, देख सर्दी कितनी हो रही है। माँ जी, आपको पहले बताना चाहिए था, मैंने आलू मेथी बनाकर रख दी है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तूने बेकार में मुंह क्यों फुलाया हुआ है? सुबह भी तूने आरिफ से लड़ाई की थी। तो आप ही बताइए ना माँ जी, मैं क्या करूँ? वो मुझे कभी घूमने लेकर नहीं जाते। अरे ससुर जी आपसे अच्छे हैं, फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते हैं। तेरे ससुर कोई नौकरी नहीं करते हैं ना, इसलिए वो मुझे पहले घुमाने लेकर जाते थे। अब तो मेरे खुद के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि मैं कहाँ जाऊं। पर माँ जी, मेरे शरीर में तो ताकत है ना, अब तो दोनों बच्चों को भी आप संभाल लेती हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते हैं। क्या मैं इस घर में सिर्फ बच्चे पैदा करने और परिवार को संभालने के लिए आई हूँ? ये तो गलत है। रोशनी चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, और अर्पिता खाना बनाकर सब लोगों के लिए लगा देती है। एक दिन आरिफ घर आता है तो देखता है कि अर्पिता घर पर नहीं थी। वो समझ जाता है कि अर्पिता नाराज होकर अपने मायके चली गई है, और आरिफ उसे मनाने के लिए मायके पहुंच जाता है। आरिफ को देखकर अर्पिता की भाभी ने कहा, अरे नंदोई जी, मुझे तो पता था कि अगर ननद जी यहाँ आई हैं तो आप पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए जरूर आओगे। जाइए, अपने कमरे में गुस्सा होकर बैठी है वो, आप ही जाकर उनसे बात कर लीजिए। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। अब बस कोशिश करना कि कमरे में कोई ना आए। मैं उसके हाथ पैर जोड़कर उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। आरिफ अर्पिता के कमरे में जाता है और उसे प्यार से मनाने लगता है। अरे मेरी माँ, चल यहाँ से। अच्छा लगता है क्या तुम इस महीने में चौथी बार नाराज होकर अपनी माँ के यहाँ आ रही हो? तो फिर और क्या करूँ? तुम तो मुझे कहीं घूमने के लिए लेकर जाते नहीं, तो कम से कम मैं अपने मायके तो घूमने के लिए आ सकती हूँ ना। कैसी बात कर रही हो अर्पिता? न्यू ईयर पर ही तो तुम्हें ऋषिकेश लेकर गया था, जब मेरी शनिवार रविवार की छुट्टी थी। वो 1-1.5 दिन के लिए कहीं घुमाने लेकर जाना घुमाना होता है क्या? बस एक ऋषिकेश देखा और वापस आ गए। अच्छा देवी, पहले नाराजगी छोड़ो और मेरे साथ घर चलो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अर्पिता आरिफ के साथ वापस अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन ऐसे ही जब भी उसका झगड़ा होता वो अपने मायके भाग जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अर्पिता की सहेली मेघा का कॉल आता है और वो कहती है, अरे अर्पिता, कैसी है तू? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मेघा, तू बता तू कैसी है, और तेरी वो मनाली की ट्रिप कैसी गई? ये बात सुनकर मेघा हंस पड़ती है और हंसते हुए अर्पिता को ताना मारते हुए जवाब देती है, इसलिए तुझे कहती हूँ अर्पिता, मुझसे रोज बात किया कर। किसी जमाने में मैं मनाली की ट्रिप पर 1.5 महीने पहले गई थी, और अब तो मैं अगले हफ्ते अपने पति के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या सच में?
तेरा पति तुझे इतना घुमा देता है? अभी तो तुझे मनाली घुमा के लाया था और हफ्ते भर में तुझे फिर से गोवा लेकर जा रहा है। अब क्या बताऊं यार, मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझसे बोला है कि बच्चे तुम्हें हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ दुनिया देखना चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अर्पिता जल भुनकर राख हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती और उसके बाद बहाना मारते हुए मेघा से कहती है, अच्छा चल मेघा, मेरी सास मुझे बुला रही है, मैं कॉल कट करती हूँ। हम बाद में आराम से इस बारे में बात करते हैं। ठीक है अर्पिता, वैसे भी मुझे भी शॉपिंग करनी है। अब गोवा जाने के लिए कपड़े भी तो फैशनेबल होने चाहिए ना। चल बाय। मेघा ये बोलकर कॉल कट कर देती है और अर्पिता जल भुनकर राख हो जाती है। रात के खाने में वो सब लोगों के लिए खिचड़ी बनाकर रख देती है। आरिफ समझ गया था कि अर्पिता का मूड कहीं बाहर घूमने जाने के नाम से ही खराब है और खिचड़ी देखकर खिचड़ी का चम्मच घुमाते हुए कहता है, अच्छा है, कभी कभी खिचड़ी भी खानी चाहिए, शरीर के लिए अच्छी होती है। अर्पिता ने ये बात सुनकर ताना मारते हुए आरिफ से कहा, शरीर के लिए तो घूमने जाना भी अच्छा होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, जिंदगी जीने को मिलती है। लगता है इस बारे में आपने कहानी सुनी नहीं है। अर्पिता की बात सुनकर आरिफ चुप हो जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता और खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अर्पिता तैयार हो रहे आरिफ को प्यार से कहती है, सुनो ना आरिफ, इस शुक्रवार की भी तुम्हारी छुट्टी है और शनिवार रविवार की तुम्हारी छुट्टी होती है। चलो ना 3 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चलते हैं। कैसी बात कर रही हो अर्पिता, 1-2 महीने में बच्चों के एग्जाम्स हैं और फिर मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा अगर हम घूमने चले गए तो? तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे 2 गुनी उम्र के होंगे। वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो हमें उनका ख्याल रखना पड़े, बल्कि हमारे बच्चों का ख्याल वो रख लेंगे। और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने ट्यूशन लगवाया तो है। नहीं अर्पिता, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है। फिर कहीं घूमने चलेंगे, अभी रहने देते हैं। आरिफ ये बोलकर अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद अर्पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और तब तक उसकी सहेली मेघा गोवा पहुंच गई थी और उसने वहां की फोटोज भी पोस्ट की थी। अर्पिता सोफे पर बैठी हुई वो फोटोज स्क्रॉल करते हुए कहती है, मेरी किस्मत में इतना कंजूस और निकम्मा पति लिखना था क्या भगवान को? कहीं घूमने के लिए लेकर ही नहीं जाता। जब देखो घर में पड़ी रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं घर की बहू हूँ या फर्नीचर जो कि घर से कहीं हिलता ही नहीं है। अर्पिता खुद से ये बोलती है और उदास हो जाती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। मेघा की ट्रिप की तस्वीरें देखकर अर्पिता फिर से गुस्सा हो जाती है और अपनी मायके पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी भाभी ने उसे फिर से मायके में देखा तो कहने लगी, क्या बात है ननद जी, लगता है आप फिर से गुस्सा होकर आ गई हैं अपने ससुराल वालों से। भाभी, इसमें मेरे ससुराल वालों को लाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति से गुस्सा हुई हूँ। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। मेरे सास ससुर अपनी जगह ठीक है। अर्पिता, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं। इस उम्र में इस तरह नाराज होकर मायके आना शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, अगर जीजा जी आएंगे तो मैं खुद उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। और ऐसा ही होता है। थोड़ी ही देर में आरिफ जैसे ही घर जाता है और उसे पता चलता है कि अर्पिता फिर से नाराज होकर अपने मायके गई है, तो फिर वो उसे मनाने के लिए आ जाता है। अर्पिता अपने कमरे में थी और मालती ने आरिफ से कहा, क्या बात है नंदोई जी, आप ननन जी को कहीं घूमने के लिए क्यों नहीं लेकर जाते? वो कितना गुस्सा रहती है। तो आप ही बताइए ना भाभी, मैं क्या करूं? मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी हफ्ते की 2 छुट्टी होती है और एक दिन मैं उसे कहीं ना कहीं बाहर कुछ खिलाने या मूवी पर जरूर लेकर जाता हूँ। आप जानती हैं कि माँ को 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे कहीं घूमने के लिए जा सकता हूँ? और कुछ दिनों पहले ही मैं उसे ऋषिकेश लेकर गया था, लेकिन अब अर्पिता चाहती है कि हम हर कुछ महीनों में कई दिनों के लिए घूमने जाएं। ये नहीं हो सकता। और इसके बाद मालती को आरिफ की बात बिल्कुल ठीक लगती है और मालती आरिफ से कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए नंदोई जी, अब ये मेरा काम है। मैं आपकी बीवी को बिल्कुल सुधार दूंगी और उसके बाद में आपकी बात उन्हें बिना समझाई समझ में आ जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद में फिर से आरिफ अपनी बीवी के पैर पकड़कर उसे मनाकर अपने ससुराल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती ये सब कुछ अपने पति प्रकाश को बताती है और प्रकाश कहता है, ये तो बिल्कुल गलत है, अर्पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बताओ मालती, क्या मैं अर्पिता से बात करूं? नहीं जी, आपका अर्पिता से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो हमसे भी नाराज हो जाएगी। रिश्तों के धागे ज्यादा उलझे हो तो खींचने से टूट जाते हैं। अगर ननन जी ससुराल से नाराज होकर कहीं और निकल गई तो तुम ही बताओ मालती, हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसके बाद में मालती प्रकाश को एक आइडिया बताती है और प्रकाश भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे वो आइडिया काफी पसंद आता है
और उसके बाद मालती और प्रकाश जाकर अर्पिता और प्रकाश की माँ सरस्वती को भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं और सरस्वती कहती है, बहुत बढ़िया, लगता है हमने अर्पिता को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से पाला है। हमें उसे समझाना होगा कि हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता और जीवन में कभी कभी संघर्ष और एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है। अर्पिता अपने ससुराल में थी और घर में काम कर रही थी कि तभी उसे सरस्वती का कॉल आता है और वो कहती है, और माँ कैसी हो आप? सब कुछ ठीक तो है ना? खाना खाया आपने? अरे क्या बताऊं अर्पिता, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आज ही सीढ़ियों पर पोछा लगाते हुए मेरा पैर मुड़ गया। अब मेरे पैर में सूजन आ गई है। क्यों? क्या भाभी कहीं बाहर गई हुई थी क्या? अरे बेटी, वो तो कल रात ही मुंबई घूमने के लिए गई है और बोल कर गई है कि 15-20 दिन में आएगी। अब घर का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब खाना बनाने जाना है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाभी आपको अकेला छोड़कर चली गई, ये तो पूरी तरह से गलत है। कोई बात नहीं, मैं अपने घर का काम निपटाकर आपसे मिलने के लिए आती हूँ। अर्पिता सबसे पहले अपने घर का पूरा काम निपटाती है और उसके बाद तैयार होकर अपने मायके आती है। वो अपनी माँ के लिए खाना बनाकर लेकर आई थी। वो अपनी माँ को खाना खिलाती है और उसके बाद सबसे पहले अपनी भाभी को कॉल करती है और कहती है, भाभी ये सब क्या चल रहा है? क्या माँ को आप अकेले छोड़कर 15 दिन के लिए घूमने चली गई? आपने ये भी नहीं सोचा कि माँ कैसे एडजस्ट करेंगी, क्या खाएंगी और घर का काम कैसे करेंगी? अर्पिता, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? सिर्फ 15 दिन की ही तो बात है। सारी उम्र घर का काम किया है, 15 दिन कर लेंगी तो क्या हो गया? भाभी, आप जानती हैं कि माँ की तबीयत खराब रहती है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखो, हम 15 दिन वेकेशन पर आए हैं, मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम 6 महीनों के बाद घूमने के लिए आए हैं। तुम्हें जो भी बात करनी है अपने भैया से कर लो, मैं फोन रखती हूँ। ये सब सुनकर अर्पिता को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से कहती है, मेरे भैया तो मम्मी की मजबूरी को जरूर समझेंगे। आखिर वो उनकी माँ जो है। जैसे मुझे बुरा लग रहा है वैसे उन्हें भी तो लग रहा होगा। लगता है भाभी के जोर देने पर वो घूमने चले गए हैं। मैं उनसे कॉल पर बात करती हूँ। अर्पिता अपने भाई प्रकाश को कॉल लगाती है और प्रकाश कहता है, अर्पिता, जैसे तुम्हारा पति तुम्हें घूमने के लिए नहीं लेकर जा रहा और तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप भी तो खराब हो रहा है और मैं अब 15 दिन से पहले घर नहीं आ सकता। पर भैया, आप जानते हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे भी अपने सास ससुर का ख्याल रखना होता है और माँ यहाँ पर किसके साथ रहेंगी? वो तो बिल्कुल अकेली बैठ जाएंगी और आप जानते हो कि उनको सांस की दिक्कत है। और मेरे रिलेशनशिप का क्या? हमारे रिलेशनशिप में तो प्यार ही नहीं बचेगा। अरे, घुमाना भी तो जरूरी होता है। अब सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी ना घर में रहकर गुजारी जा सकती है। प्रकाश ये बोलकर कॉल कट कर देता है। अर्पिता को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपनी माँ को 15 दिन के लिए अपने घर ले जाती है। 15 दिन के बाद जब प्रकाश और मालती वापस आते हैं तो अर्पिता सरस्वती को लेकर घर आती है और गुस्सा करते हुए कहने लगती है, भैया भाभी, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। अभी तो मैं माँ को लेकर गई थी अपने साथ, लेकिन हमेशा मैं माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। ये आपके परिवार का हिस्सा है, आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा अर्पिता? मैं कुछ समझी नहीं। अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो आप कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कई दिनों के लिए गायब हो जाएं। माँ भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इसके बाद प्रकाश मुस्कुराता है और अर्पिता को जवाब देता है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया अर्पिता कि परिवार में कभी कभी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सभी लोगों के हिसाब से चलना चाहिए और इस तरह कई दिनों की छुट्टियों पर जाने से परिवार के बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। भैया, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आप ये बात उल्टा मुझे क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ हमने तुम्हें समझाने के लिए ही किया था और माँ भी इसमें शामिल थी। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताती हूँ अर्पिता, तुम सिर्फ घूमने जाने को लेकर अपना और आरिफ का रिश्ता खराब कर रही थी, जो कि पूरी तरह से गलत था। अरे, वो जैसा भी है तुम्हें बहुत प्यार करता है और हफ्ते में एक बार तुम्हें कहीं ना कहीं घूमने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ कई दिनों की छुट्टियों पर चला जाए, वो भी अपने माता पिता की फिक्र किए बिना। और अर्पिता, तुम्हारी सास को भी तो 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं ना। अगर तुम घूमने गई और उन्हें पीछे से कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? जैसे मेरे और प्रकाश की घूमने जाने पर माँ जी को कुछ हो जाता तो? ये सब सुनने के बाद में अर्पिता को एहसास होता है कि वो सच में कितनी गलत थी और आरिफ से कितनी बेकार की जिद कर रही थी। जिसके बाद उसे वो सारे लम्हे याद आते हैं जब आरिफ अपने घर में एडजस्टमेंट करके उसे घूमने के लिए लेकर जाता था, भले ही पास या कुछ घंटे के लिए। और वो अपने परिवार से कहती है, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आरिफ इतना भी बुरा नहीं है, वो हमेशा मेरी केयर करता है और मुझे घुमाने लेकर जाता है।
मैं गुस्से में जो भी बनाकर रखती हूँ वो चुपचाप खा लेता है। ऐसे ही रिश्ते चलते हैं मेरी बच्ची, एडजस्टमेंट से। हर किसी को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। तेरी सहेली भले ही जितना मर्जी घूमने जाती हो, लेकिन उसके अलावा उसका पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये भी नहीं पूछता कि उसने खाना खाया है या नहीं। मैं तुझे एक बात बताऊं, जिस मेघा की तू बात कर रही थी, उसके पति का बाहर अपनी ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। माँ, आपको कैसे पता ये बात? क्योंकि हमारी पड़ोसन की बेटी मेघा के पति के ऑफिस में ही काम करती है, और उसने बताया कि मेघा का पति जब भी उसे धोखा देते हुए पकड़ा जाता है तो वो मेघा को मनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं घूमने लेकर जाता है, और मेघा घूमने के बदले रिश्तों में समझौता कर लेती है। क्या तू ऐसा कर लेगी? नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। मैं तो आरिफ को कहीं और किसी और के साथ बांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे मेरे जीवन में हीरा मिला, बस मैंने उसकी कदर नहीं की। आई एम सॉरी। मैं घर जाऊंगी और अपने सारे रिश्ते ठीक कर लूंगी। और उम्मीद है कि तुम हमारी बात समझ भी गई होगी, और आज के बाद सिर्फ घूमने जाने को लेकर अपने परिवार के रिश्ते खराब करने के बारे में नहीं सोचोगी। हमने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए हैं। अर्पिता भी मुस्कुरा देती है और उसके बाद वापस अपने ससुराल आ जाती है। वहीं आरिफ उसे मनाने के लिए मायके आने ही वाला था, और वो कहता है, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मैं तुम्हें मनाने के लिए मायके ही आ रहा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता और घूमने के लिए कहीं लेकर नहीं जाता। मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो और कितने प्यार से मुझे मनाने के लिए बिना अपनी जिद को बीच में लाए मायके भी आ जाते हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सिर्फ घूमने को लेकर तुमसे लड़ाई की। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हारा जब मन करे तब मुझे घूमने के लिए लेकर जाना। मैं तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ भी करने के लिए जोर नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती की जाए वो दिल से नहीं होती है। अर्पिता ये बोलकर आरिफ को गले लगा लेती है। वहीं आरिफ भी समझ जाता है कि मालती ने अपना वादा निभा दिया है, और अब आरिफ फिर से शनिवार रविवार की छुट्टी पर एक दिन के लिए अर्पिता को घुमाने लेकर जाता है, और अर्पिता उसमें भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो कभी भी घूमने जाने को लेकर अपने पति से लड़ाई नहीं किया करती और खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है।